नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में हमारे साथ सदैव बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सफ़र में इस पड़ाव पर है ममता कालिया जी की एक कहानी, अनुभव। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ और सुनते हैं अनुभव। तो सुनना प्रारंभ करें। इस बार रामू की नौकरी छूटी तो उसकी तबीयत भन्ना गई। लो बोलो, सच बोलो तो मुसीबत। अब तक इसी शहर में 5-6 बार लगे लगाए काम छूटे तो झूठ बोलने के पीछे। इस बार यहाँ काम मिलते ही उसने कसम खाई थी कि झूठ एकदम नहीं बोलना है। अब आखिर कहीं तो आदमी टिक कर बैठेगा। सामने सर्दी का कटखन्ना मौसम है, सिर पर छत ना होगी तो कैसे कटेगा। फिर यह घर उसे बहुत पसंद आया था। सिर्फ 2 प्राणी, सांप और मेम सांप, न बाल न बच्चा, आने जाने वाले बहुत कम। जहाँ रामू काम शुरू करे वहाँ टीवी हो, फ्रिज हो, और रामू को क्या चाहिए। शाम 6 से 9 तक टीवी देखने को मिले तो रामू सरपट काम करता है। एक नज़र में रामू ने परख लिया, सांप सीधे हैं, मीम सांप चंट। जाने क्यों हर घर में यही रहता है। साहबों से कोई परेशानी कभी नहीं हुई, सारी किटकिट मीम साहबों से रहती है। रामू का काम ही ऐसा है कि उसका पाला मीम साहबों से ही पड़ता है। कई बार उसने चाहा कि कोई साहब उसे दफ्तर में चपरासी की जगह पर रख लें, पर उसकी यह तमन्ना कभी पूरी न हुई। हर बार उसे यही जवाब सुनने को मिला, तुम्हें दफ्तर में रख लेंगे तो घर का काम कौन करेगा। कभी उसका काम ज्यादा पसंद आया इसलिए, कभी कम पसंद आया इसलिए उसे चपरासीगिरी नहीं मिली। हर बार वह उम्मीद बांधता, हर बार उसकी उम्मीद टूटती। जहां तक काम छूटने की बात थी, रामू ने खुद कभी कहीं काम नहीं छोड़ा। काम ही उसे धोखा दे जाता। ग्रेटर कैलाश की कोठी से उसे इसलिए जवाब मिल गया क्योंकि वह टमाटर 16 रुपए किलो के भाव से खरीद लाया था, जबकि टमाटर 12 रुपए किलो खुलेआम बिक रहे थे। कालकाजी वाले बंगले में बाबा की गेंद न ढूंढ पाने की वजह से उसकी छुट्टी हो गई। सुंदर नगर वाला काम एडवांस मांगने के जुर्म में छूट गया, जबकि डिफेंस कॉलोनी वाले साहब का खुद ही तबादला हो गया। इसी जंगपुरा में सी ब्लॉक में अग्रवाल साहब के यहाँ से उसे 8 ही दिन में जवाब इसलिए मिल गया क्योंकि बीवी जी का कहना था रामू की खुराक बहुत ज़्यादा है। बीवी जी रोज ही मुंह सुजाकर उसे रोटी देती और जो उनके घर आता उसी से उसकी खुराक का रोना रोती। पूरे हाथी की खुराक है हमारे नौकर की। रामू को बहुत बुरा लगता, इसलिए जब 8 दिन बाद बीवी जी ने खुद ही उसका हिसाब कर दिया तो उसे चैन मिला। अब यह तो हो नहीं सकता कि रामू काम करे पूरा और खुराक खाए आधी। इस घर में ऐसी कोई किचकिच नहीं थी। रसोई में रामू का एक छत्र राज्य था और काम भी हल्का। मीम साहब भी कभी रसोई में नहीं झांकते, लेकिन यहाँ दूसरा ही मामला था। दरवाजे के बाहर से अपनी दरी, रजाई, तौलिया और पैंट शर्ट समेटते हुए रामू ने तय किया अब वह कहीं काम नहीं करेगा। यह क्या कि ना कोई भूल हुई ना गलती, और खड़े खड़े उसका हिसाब साफ। घरों में काम करके कहीं गुजारा चलेगा उसका। अब वह कोई फुटकर काम करेगा। ज़्यादा दिक्कत हुई
तो वापस गोरखपुर चला जाएगा। यूं घरों में काम की उसे कोई किल्लत नहीं। इसी बिल्डिंग में 205 नंबर वाली मेम साहब के पास जाकर वह काम मांगे तो वे निहाल हो जाए। कई बार जब उसने उनका आटा पिसवाया, वे बोली, अरे रामू, क्या देते हैं तुम्हारे साहब तुम्हें? सिर्फ 100 रुपए ही ना? मैं तुम्हें 140 दे दूं। तुम आकर तो देखो मेरे यहाँ। पर रामू की उनके यहाँ जाने की कभी इच्छा ही ना हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 205 नंबर के बच्चे बड़ी राक्षस तबीयत के थे, जिनके कारण उनके घर कोई नौकर कभी टिकता ना था। दूसरे 205 नंबर मेम साहब की आवाज़ इतनी मोटी भर्राई हुई थी कि रामू से बर्दाश्त न होती थी। तीसरे वह घास फूस खाने वाला घर था, जहां आदमी अंडे को भी तरस जाए। प्राइवेट बस में अपना सामान लाद रामू लाल किला आ गया। उसे लगा उसके जेब में जो आखिरी तनख्वाह के 100 रुपए हैं, उनसे नई दिल्ली में तो गुजर मुश्किल है। उसे पुरानी दिल्ली में ही जाकर टिकना चाहिए। 2-4 हफ्ते मस्ती काटेगा, ना हुआ तो किसी दुकान या ढाबे में काम पकड़ लेगा। चांदनी चौक पहुंचने तक शाम खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ कोहरा था। रामू को रजाई का बोझ लेकर घूमना बहुत भद्दा लग रहा था। साहबों के घर रह रहकर रहन सहन के मामले में रामू कुछ नाजुक मिजाज हो चला था। पर ठंड उसे लगातार पाठ पढ़ा रही थी कि बच्चू, रजाई छोड़ दी तो दुनिया भी छोड़ चलोगे, कुल्फी जम जाएगी। यूं यहाँ जंगपुर से कम ठंड थी, पर ज्यादा लग रही थी क्योंकि वह खुले में घूम रहा था। यहाँ की हवा में पुरानी दिल्ली की गंध थी। दुकानें जगमगा रही थीं, खोमचे कुमकुमा रहे थे। भीड़ उतनी नहीं थी जितनी चांदनी चौक में होनी चाहिए थी, शायद ठंड की वजह से। आखिर रामू ने सेंट्रल बैंक की चौड़ी सीढ़ियों के ऊपर बने चबूतरे पर डेरा डालने की सोची। चबूतरा सुनसान नहीं था। एक और 8-10 मजदूर गोल घेरा बनाए बीड़ी पी रहे थे। उनसे थोड़ा हटकर एक नाई अपनी लोहे की संदूकड़ी खोलकर अपना उस्तरा आईना साफ कर रहा था। बरामदे की दीवार से सटी एक औरत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए दूध पिला रही थी। उसने धोती का आंचल अपनी नाक तक लपेटा हुआ था, जिससे उसकी शक्ल और उम्र के बारे में कोई अनुमान नहीं लग रहा था। चौकीदार का कहीं नामो निशान न था। जिस तसल्ली से सब लोग वहां जमे बैठे थे, उससे रामू को यही लगा कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। बरामदे से थोड़ा हटकर उसने अपना बिस्तर बिछा लिया, दरी बिछाई, रजाई रखी और बाकी बचे 2-3 कपड़े लपेटकर सिरहाने रख लिए। बिस्तर पर रामू बैठा तो बिस्तर बड़ा ठंडा और सख्त लगा। रोज वह बैठक में दीवान पर सोया करता था, जिस पर 4 इंच का फोम वाला गद्दा था। पहले उसे पीछे वाले कमरे में सुलाया जाता था, जहां बगल में गुसलखाना भी था। पर जब से सामने बैठक से चांदी के 2 फूलदान रात में चोरी हुए, उसे चौकीदारी के ख्याल से बैठक में सोने का हुक्म हो गया। टीवी पर आखिरी कार्यक्रम देखने के बाद साहब मेम साहब अपने बेडरूम में चले जाते और रामू स्टोर से अपनी रजाई निकाल आराम से दीवान पर लेट जाता। कभी कभी कोई मेहमान आ जाता तो उसे वापस पिछवाड़े सोना पड़ता। दीवान मेहमान को मिल जाता, पर ऐसा कभी कभी ही होता। रामू को जरा भी नींद नहीं आ रही थी। इस वक्त बमुश्किल 8:30 बजे थे। रामू को चित्रहार याद आया। यह प्रोग्राम उसे बहुत पसंद था, क्योंकि कई पिक्चरों का मजा उसे इस आधे घंटे में आ जाता।
अभी कल ही तो वह सामने वाले फ्लैट के जंग बहादुर से शान मार रहा था कि अगर वह चित्रहार न देखे तो उसकी तबीयत साहब मेम साहब को खाना खिलाने की नहीं होती। जंग बहादुर जिस घर में काम करता था वहाँ टीवी नहीं था, इसलिए जब तब उसे बिल्डिंग के बाकी नौकर शर्मिंदा किया करते थे। सभी नौकर दोपहर में बिल्डिंग के अहाते में बीड़ी पीने इकट्ठे होते। यह समय उनके आराम और मनोरंजन का होता था। सभी नौकर अपने अपने साहब की हैसियत को अपनी हैसियत समझकर बर्ताव करते। इसी तरह उन्होंने आपस में अजीब ऊंच नीच और बहस पैदा कर ली थी। रामू शान मारता था कि वह खड़े होकर बर्तन साफ करता है, बैठकर काम करने से जीन्स गंदी हो जाती है। इकबाल का कहना था कि अगर गोश्त ना पके रोटी उसके गले से नीचे नहीं उतरती। गुलाबदीन बताता था कि उसके घर में सारा खाना शुद्ध घी में पकता है। वनस्पति घी खाने से तो सांप तो क्या, खुद गुलाबदीन का गला खराब हो जाता है। रामू को हंसी आ गई। कल तक वह जंगपुरे के उस शानदार फ्लैट को अपना घर कहा करता था और उस पते को अपना पता माना करता। आज उसके पास न पता था ना ठिकाना। उसने एक बार फिर अपनी कसम को कोसा, जिसकी वजह से वह सच बोलकर सजा पा गया। पर वह बात ही ऐसी थी कि रामू कभी झूठ ना बोलता, कसम ना खाई होती तब भी। यह बात उसे कई दिनों से तिलमिला रही थी। उसका मन घिन से भरा हुआ था। हुआ यह कि साहब मेम साहब में कई दिनों से लगातार अनबोला चल रहा था। रामू से ज्यादा और किसे पता होता। साहब के दफ्तर चले जाने पर मेम साहब भी तैयार होकर बाहर चली जाती। जब वह लौट कर आती तो अकेली न होती। उनके साथ कीमती सूट पहने एक अधेड़ सा आदमी रोज आता, जिसे मेम साहब डिम्पी पुकारती थी। रामू को यह सब बेहद नागवार लगता। उसके अपने साहब इस डिम्पी साहब से 1000 गुना अच्छे थे, पर उनसे मेम साहब कभी सीधे मुंह बात ना करती। जो कहना होता रामू से कहते। रामू ना होता तो वे आपस में बातचीत कैसे करते, कहना मुश्किल था। आज शाम साहब जरा जल्दी घर आ गए। उन्होंने 2 की जगह 4 पैक पी लिए और गुस्से में बोले, आज फैसला हो जाए कि तुम मेरी बीवी हो या उस बेवकूफ बजाज की। मेम साहब उबल कर चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और तुम्हारा दिल, साहब ने कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती नाटक करते? मैं तुम्हारे चेहरे की रंगत देखकर बता सकता हूं कि तुम उससे रोज मिलती हो। मेरे सामने तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, मेरे जाते ही तुम उसे फोन कर बुला लेती हो। यह बिल्कुल झूठ है, मेम साहब चीखी। 27 तारीख के बाद ना वह आया ना उसका फोन। वह तुम्हारा दोस्त है, तुम जानो। तब साहब रसोई में रामू के पास आए। पास ही थी रसोई और इतनी देर से रामू हाथ रोककर उन दोनों की बात ही सुन रहा था। साहब उसे तकरीबन घसीटते हुए बेडरूम में ले आए, जहां मेम साहब मुंह बनाए बैठी थीं। रामू, अगर तेरे अंदर जरा भी ईमान बचा है तो बता दे, वह डिम्पी साहब घर पर आते हैं या नहीं? साहब दहाड़े। रामू की बड़ी मुश्किल। क्या करता, कैसे झूठ बोलता? एक तो कसम खाई हुई थी, दूसरा उसका समूचा चेहरा कांप रहा था सच बोलने के लिए। उसे खुद मेम साहब पर कितना गुस्सा आता था। इस बेवकूफ डिम्पी साहब के पीछे वह अपना सोने जैसा आदमी नहीं पहचान रही थी।
फिर रामू झूठ कैसे बोलता जब अभी 4 बजे शाम उसने डिम्पी साहब के लिए चाय बनाई थी और उनके जाने के बाद मीम साहब के कहने पर बिस्तर की चादर भी बदली थी। जैसे ही रामू के मुंह से निकला, साहब वह तो हर रोज आते हैं, 1 बजे और 4 बजे जाते हैं। मीम साहब कटखनी बिल्ली की तरह उस पर झपटी। झूठा मक्कार, नमक हराम। मीम साहब शायद उसका गला दबा देती, पर साहब ने बीच में मीम साहब को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। कहने के बाद रामू डर गया। साहब ने पैंट में से अपनी चमड़े की पेटी निकालनी शुरू कर दी थी। मीम साहब ने एक बार उठकर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। साहब ने मीम साहब को फिर धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। फिर साहब रामू को लाल गुस्सैल आंखों से देखकर दहाड़े। यू गेट अप! रामू वापस जाकर रसोई में दुबक गया, लेकिन उसके कान कमरे की ओर लगे रहे। कमरे से अब चीत्कार आनी शुरू हो गई थी। कुछ देर रोना और सिसकियों के बाद सब शांत हो गया। खाना बनाना जहाँ का तहाँ रोक रामू रसोई में ही एक कोने में दुबक गया। मार मीम साहब को पड़ रही थी और रोना रामू को आ रहा था। ऐसी जालिम लड़ाई तो उसने कभी अपने घर पर भी नहीं देखी थी। उसकी माँ और बाबू के बीच दिन में 10 बार झिकझिक होती, पैसों को लेकर, बच्चों को लेकर, रोटी को लेकर, पर कभी चाल चलन को लेकर वे झगड़े हों रामू को याद नहीं। इस समय रामू को लगा उसके माँ बाप अनपढ़ और गरीब होकर भी कितने सुखी हैं। अचानक किसी ने उसको झिझोड़ कर उठाया। उसकी आंख लग गई थी और वह कोने में ही लुढ़क गया था। हड़बड़ा कर वह जागा तो उसे लगा उसके सामने साक्षात काली माई खड़ी हैं। मीम साहब बाल बिखेरे, धोती कमर से लपेटे, विकराल मुद्रा में उसके सामने खड़ी थीं और चिल्ला रही थीं। चल निकल, निकल यहाँ से, दफा हो जा। खबरदार जो कभी इस बिल्डिंग में दिखा नीच। मीम साहब के होंठ और माथे से खून टपक रहा था। एक आंख सूज आई थी। गुस्से के कारण वह कांप रही थी। मीम साहब ने दरवाजा खोल पहले उसे बाहर धकेला, बिल्कुल कुत्ते की तरह। फिर उन्होंने उसका सामान बाहर फेंकना शुरू किया। रामू ने भी अब शर्म लिहाज छोड़कर जुबान खोली। हिसाब कीजिए मेरा, नहीं तो अच्छा ना होगा। कमीने, मैं तुझे 1 पैसा नहीं देने वाली। मीम साहब ने दांत पीसे। मैं भी साहब को सब बता दूंगा, अभी तो बहुत बातें बाकी हैं। रामू ने भड़क कर कहा। मीम साहब ने पहले एक वहशी मुद्रा में रामू को घूरा, फिर न जाने क्या सोच अंदर चली गईं। लौटकर उन्होंने 100 का एक नोट उसके ऊपर फेंक बड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। जाने साहब कहाँ थे, एक बार भी निकल कर नहीं आए। इस वक्त यहाँ ठंड में बैठे बैठे रामू को साहब मीम साहब पर अचंभा हो रहा था। बड़े लोगों की बातें कितनी अजीब और पेचीदा होती हैं। जो उनके बीच बोले वह मरे। सच्ची सच्ची बोलकर कोई उनके बीच रह सकता है भला? जब मेम साहब बम्बई जाती हैं, साहब लताबाई को बुला लाता है, और जब साहब दफ्तर जाता है तो मेम साहब उस टिम्पी साहब को पकड़ लाती हैं। रामू यह सब जानता है, तो रामू नीच है। रामू की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 बरस थी। उसका कद ठिगना और हाथ पांव मजबूत थे। नाक कुछ चपटी थी, रंग गेहुआ।
चेहरे पर कहीं कहीं चेचक के हल्के दाग थे। पर रामू ने कभी अपनी शक्ल पर गौर नहीं किया। दिन में जब टीवी चालू हालत में ना होता, वह उसकी स्क्रीन में अपना चेहरा देख बड़ा खुश होता, मानो वह खुद प्रोग्राम में शामिल हो। 5 साल पहले वह गोरखपुर से दिल्ली आया था। तब से अब तक यह उसकी 7वीं नौकरी छूटी थी। पहली नौकरी उसे पहले ही दिन एक परिचित की सिफारिश पर मिल गई। तब से वह कभी सड़क पर नहीं रहा। एक छोटी दूसरी मिल गई। आज सामान समेत वह पहली बार सड़क पर था। गोरखपुर में वह कभी सड़क पर नहीं सोया था, गर्मियों में भी नहीं। घर में ढीली ही सही उसके पास एक खटिया थी, टूटा ही सही सिर पर छप्पर था। आज उसे लगा वह उस दिन से भी बुरे हाल में है जब वह घर से दिल्ली आया था। इन 5 बरसों का हिसाब अगर वह करे तो उसने क्या खाक कमाया। महीने में मुश्किल से 50 रुपए घर भेजे और जमा पूंजी 0। इस लंबे चौड़े चकाचौंध भरे शहर में अपना कहने लायक कुछ भी तो नहीं रहा कभी। न घर, न द्वार, न पता, न ठिकाना। इससे ज़्यादा सुखी तो वह अपने उजड़ शहर में रह लेता। कुछ नहीं तो सब्जी बेच लेता, पंचर लगा लेता या बोझा ढो लेता। पर फिल्में देख देख कर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तभी तो उसने सोचा कि किस्मत बनाने के कारखाने केवल कलकत्ता, बंबई और दिल्ली में लगे हैं। धीरे धीरे काफी अंधेरा हो गया, ठंड भी बढ़ गई। हवा में नमी थी मानो पानी बरसेगा। रामू के बदन पर स्वेटर था, लेकिन ढीला और पुराना होने के कारण उसे कोई गर्माई नहीं मिल रही थी। इतनी देर रजाई में अंदर रहने पर भी उसके पैर गर्म नहीं थे। रजाई की रुई जगह जगह से टूटकर सिमट गई थी। वह रजाई उसकी 5वीं नौकरी की यादगार थी। उस परिवार के बूढ़े बाबा जब मरे तो उनका गद्दा, तकिया और चादर दान कर दिए गए। बचत के ख्याल से रामू के लिए गर्म लिहाफ का प्रबंध मृत बुजुर्ग की रजाई से कर दिया गया। रजाई पहले ही काफी पुरानी थी। अब इस बात को भी 2.5 साल हो चुके। गर्मियों में रामू इसे गद्दे की तरह बिछा लेता था और सर्दियों में ओढ़ लेता। चादर के बारे में उसने न कभी सोचा न जुगाड़ किया। यह मैली चिकट रजाई जो साहबों के घरों में रखी कितनी मनहूस, मटमैली और मुसीबत लगा करती थी, आज उसे शाही बिस्तर का आराम दे रही थी। यह भी ना होती तो वह क्या करता, रामू ने कांपते हुए सोचा। दूर बैठी औरत भी ठंड से कांप रही थी। उसके ऊल जुलूल उलझे हुए बालों पर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। बच्चा उसने पूरी तरह गोद में छुपा लिया था, मानो उसे वापस गर्भ में पहुंचा रही हो। फिर भी वह रो रहा था। औरत की नज़र सहसा रामू की नज़र से मिली। वह लपक कर उसके पास आई और घिघियाते हुए बोली, मुन्ना मर जाएगा बाबू, इसे अपने साथ सुला लो। बच्चे के फटे चीथड़े देख रामू उसे दुत्कारने ही वाला था कि औरत ने उसकी अनुमति का इंतजार किए बिना बच्चा उसकी रजाई में लिटा दिया। रामू परहेज से थोड़ा सरक गया। वह शोर नहीं मचाना चाहता था, पर उसने सोचा कल से वह किसी दूसरी जगह बिस्तर लगाएगा। यह भी क्या तरीका हुआ कि जबरदस्ती सिर पर लद के। अपनी रजाई के अंदर भी आज़ादी नहीं। बच्चे में शायद रोने की ताकत भी खत्म हो चली थी। वह थोड़ी देर मिनमिनाकर हाथ पांव पटकता रहा। रजाई के ऊपर से उसकी माँ उसे थपकती रही। फिर शायद वह सो गया। औरत वापस बरामदे की तरफ चली गई। रामू ने मुंह ढक लिया। जल्दी ही नींद आ गई।
बीच रात गुलगुले नरम स्पर्श से वह जाग उठा। बच्चा सरक कर उसकी तरफ आ गया था। उसकी नन्ही नन्ही टांगें रामू के पेट पर थीं। रामू ने चाहा बच्चे को एक तरफ हटा दे, पर वह ऐसा ना कर सका। बच्चा गहरी नींद में था। उसके शरीर से बड़ी कच्ची कच्ची खुशबू आ रही थी, सोंधी और सुखद। रामू ने अनजाने ही बच्चे की हथेली अपने हाथ में ले ली। शायद अजनबी हाथ के स्पर्श से या यूं ही बच्चा चौंक कर जाग गया। वह माँ माँ करके रोने लगा। फौरन किसी कोने से उसकी माँ आ पहुंची और उसे थपकने लगी। रामू निश्चल पड़ा रहा, बिना जताए कि वह जाग रहा है। लयबद्ध थपकी देते देते औरत ने कहा, बड़ी ठंड है, आज तो बर्फ पड़ रही है। बिना उत्तर की परवाह किए औरत ने सबसे पहले अपने हाथ रजाई के अंदर कर लिए, फिर पैर भी। वह बच्चे से चिपक गई। भय, संकोच और एतराज के मारे रामू रजाई से बाहर निकल पड़ा। यह एक नई स्थिति थी जिसके लिए वह कतई तैयार नहीं था। तत्काल पेशाब जाने की जरूरत महसूस हुई। सीढ़ियां उतरकर वह सड़क किनारे बैठ गया। हल्का होने के साथ साथ ठंड का तीखा एहसास हुआ। उसने हाथ स्वेटर के अंदर छुपा लिए, फिर भी वह कांप रहा था। उससे खुले में ना बैठा गया। वह वापस बिस्तर तक आया। ठंड के मारे आसपास के लोग न जाने कहाँ चले गए थे। कुछ देर पशुपेश में वह आधा झुका खड़ा रहा, फिर वह बिस्तर में घुस गया। हालांकि पंजे और हथेलियां बेहद ठंडी थीं, बाकी शरीर को बिस्तर में बेहद तसल्ली मिली। इस वक्त रामू को न आने वाले दिनों की चिंता सता रही थी, न बीते हुए दिनों का गम। देह, दिल, दिमाग तीनों केवल ठंड से लड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। वह रजाई में सिमट गया। ठीक ढंग से अपने को रजाई के अंदर करने में उसके पैर औरत के पैरों से छू गए। पैर खुश्क और खुरदरे लगे, जैसे उन पर कांटे लगे हों। रामू ने फौरन अपने पैर हटा लिए, लेकिन वह एक निशब्द सुख से भर गया। उसकी जिंदगी का यह पहला स्त्री स्पर्श था, एक ऐसी स्त्री का जिसे न उसने देखा था न जाना। रामू को झपकी लग गई। सोते सोते उसे सपना आया कि उसके पास एक छोटा सा क्वार्टर है और पक्की नौकरी, चपरासी की। उसे दफ्तर से वर्दी और साइकिल मिली हुई है। घर में बिस्तर पर वह बैठा हुआ है। उसने दफ्तर की खाकी वर्दी पहनी हुई है। पास ही उसकी पत्नी बैठी चूल्हे पर आलू टमाटर की सब्जी छौंक रही है। ताक पर रखा ट्रांजिस्टर फिल्मी गाना सुना रहा है और पास ही उसका बच्चा गुब्बारे से खेल रहा है। सपने की संपूर्णता के साथ साथ नींद की झपकी भी शायद पूरी हो गई। रामू के ऊपर से रजाई हट गई थी। उसने गुस्से और तकरीबन बेरहमी से रजाई अपनी ओर खींची। औरत शायद जागी हुई थी। वह हड़बड़ाकर रजाई से बाहर निकल गई। औरत ने बरामदे का एक चक्कर लगाया। वहां अंधेरा, ठंड और वीरानी थी। उसे तीनों से डर लगा। वह वापस बिस्तर के पास आकर बैठ गई। उसने अपनी बाहें ढांप ली, लेकिन ठंड जैसे दांतों में समा गई थी। उसके दांत बजने लगे। यकायक उसे खांसी उठी, पहले धीमे, फिर जोर जोर से, जैसे कोई उसके फेफड़ों में कंकड़ भरकर हिला रहा हो। औरत खांसते खांसते दोहरी हो गई। रामू से बर्दाश्त ना हुआ। उसने रजाई में से मुंह निकाल कर कहा, अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी।
औरत उठकर उसके पास आ गई, लेकिन रजाई में नहीं। रामू ने रजाई थोड़ी सी खींच उसके पैरों पर डाल दी। खांसी रुकने पर औरत लेट गई, पास लेकिन अलग। अंधेरा बहुत घना था, रजाई में और भी ज्यादा। रात शायद अभी बाकी थी, क्योंकि तारे अभी चमक रहे थे। लेटे लेटे रामू को औरत की मौजूदगी तो पता चल रही थी, उसकी शक्ल और उम्र नहीं। हालांकि वह उससे एकदम अलग लेटा था, उस ओर से जैसे गर्मी का आभास मिल रहा था। पहले रामू ने सोचा वह जेब से माचिस निकालकर तीली जला औरत की सूरत देखे। फिर उसे आलस आ गया। धीरे धीरे अंधेरे में उसे लगने लगा जैसे औरत उसी की उम्र की है, उस जैसी लगती है और उसकी जाति की है। उसने धीरे से पूछा, भगवान को मानती हो? ठंड बहुत है, औरत ने सिकुड़ते हुए जवाब दिया। कहाँ रहती हो? ठंड बहुत है, औरत ने फिर जवाब दिया। रजाई तीनों के लिए छोटी थी, ठंड वाकई ज्यादा थी। औरत अपनी देह रजाई के अंदर रख सकने के लिए लगातार हिल-डुल रही थी। रामू का शरीर भी विचलित हो उठा। एक इंसानी जिस्म लगातार उसके जिस्म में छू टकरा रहा था। औरत की बाकी देह उसके पैरों जैसी सख्त और खुश्क नहीं थी, वह हरी घास जैसी सघन और मुलायम थी। रात के घुप अंधेरे में रजाई के अंदर उस वक्त रामू को कई कई बातें पता चली कि लाख पाला पड़े, जिस्म की एक किस्म रजाई से भी ज्यादा गर्मी देती है, कि कामकाज की थकान देह तोड़ती है तो यह थकान देह जोड़ती है, कि कल तक वह एकदम अनाड़ी और बेवकूफ लड़का था, आज इस वक्त से वह पूरा मर्द है। जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया। दिन भरपूर निकल आया, रात का कोहरा और हवा एकदम गायब हो गए। यह एक उजली अच्छी सुबह थी, धूप की उम्मीद लिए। बैंक के अंदर से चौकीदार निकल कर आया। उसकी नींद पूरी हो चुकी थी और वह चौकीदारी की जिम्मेदारी से भरपूर भरा हुआ था। जैसे ही उसने बरामदे के पास बिस्तर लगा हुआ देखा, वह भड़क गया। पैर की ठोकर से रजाई उखाड़ते हुए वह झल्लाया, साले पूरा कुनबा लाकर डेरा जमाए हैं। चलो भागो यहाँ से, चोर उचक्के कहीं के। रामू की आंख तो तब भी ना खुली, पर बच्चा और उसकी माँ फौरन जाग गए। वे रोज ऐसी ही झिड़कियों से जागने के आदी थे। औरत ने हाथ जोड़ दिए, बाबू साहब थोड़ा सब्र करें, अभी चले जाते हैं, आपकी मेहरबानी। बच्चा रोने लगा तो उसने बच्चे के मुंह में दूध लगा दिया। धोती का आंचल दोहराकर उसने बच्चे का सिर छुपा लिया। पेट भरते ही बच्चे ने आंचल वांचल फेंक कर अपना सिर बाहर निकाला। उसने अपनी नन्ही काली और चमकीली आंखों से चारों तरफ देखा और फिर माँ से चिपक गया। औरत ने बच्चे को बिस्तर के किनारे बैठा दिया। फिर वह बरामदे की उस तरफ गई जहां उसकी फटी कथरी और मैली गठरी रखी थी। औरत ने सामान सरकाकर बिस्तर के पास कर लिया। इतनी देर में बैंक में झाड़ू लगाने वाला जमादार भी काम पर आ गया। इन सबको देखकर वह बड़बड़ाया, इनके बाप का राज है यहाँ, चले आते हैं रात काटने। गंदा ये करते हैं, डांट हमें पड़ती है। ए उठो, चलो यहाँ से। बाहरी आदमियों के सामने औरत यह नहीं जताना चाहती थी कि वह रजाई में सोए आदमी को नहीं जानती। उसने रजाई को
ऊपर से हिलाते हुए रामू को जगाया। सुनो, उठो, ये लोग कह रहे हैं। रामू हड़बड़ाकर जाग गया। पक्की, गहरी और सुख की नींद के बाद आई ताजगी से उसका चेहरा चमक रहा था। औरत ने रामू को उठा देखकर इत्मीनान की सांस ली। वह नहीं चाहती थी कि यह मेहरबान चौकीदार की ठोकरों से जागे। उसने बच्चे को छाती से चिपका लिया और फिर झुककर गठरी में से अपना एल्युमिनियम का कटोरा निकालने लगी। कटोरा जगह जगह से दुचका हुआ था। एक कंधे पर गठरी कथरी और दूसरे पर बच्चा लिए हाथ में कटोरा पकड़े जैसे ही वह औरत काम पर जाने को मुड़ी, रामू ने कड़क कर आवाज लगाई। आज से तुम भीख मांगने नहीं जाओगी, समझी? उसकी आवाज ऐसी थी कि चौकीदार और जमादार भी उस तरफ देखने लगे। औरत ने एक बार रामू की तरफ देखा, फिर बड़े आत्मविश्वास से उसने कटोरा सड़क पर फेंक दिया। अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की कहानी अनुभव। कहानी के विषय में अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।